तो कैसे हो चैंपियंस। तो भाई सीयूटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स करीब आ चुके हैं और ऐसा कि ऑफिशियल जानकारी के बाद भी हमारी जो तिथि आ चुकी है, हमारी तिथि जो है वह 15 अप्रैल को है। तो भाई अगर 15 अप्रैल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम अपनी तैयारी को अगर आज से अगर शुरू करते हैं तो हमारी जो तिथि बचती है, जो हमारी तिथि हम लेते हैं अगर 13 को हमारी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। 14 को एक होगा मैराथन, जिसमें आप सभी का आना बहुत ज़रूरी होगा। मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री और जियोग्राफी के साथ आऊँगा। यहाँ पे चैप्टर्स आपके हिस्ट्री और जियोग्राफीज के होंगे। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन भारत के इतिहास का, जिसमें आपका पहला लेक्चर आज है। तो उसके पहले एक छोटा सा अपना भाई परिचय दे देता हूँ और इस प्लेटफॉर्म का। अरविंदा A1 ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी बुला लेना भाई। आइए मैं बात करता हूँ। मैं शुभम कुमार आपके सामने मिडिल हिस्ट्री का पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में से। मध्यकालीन भारत का पार्ट 1 है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कोटेशन। सफलता की शुरुआत हमेशा एक असफलता से होती है। इसका मतलब है भाई कि तुम्हें एक सफल होना है या फिर एक अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें हर रोज एक असफल विद्यार्थी बनना पड़ेगा, एक अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते अपने चैप्टर्स की ओर। पार्ट 1 है हमारा। जो पार्ट 1 है वह चलेगा हमारा मुस्लिम आक्रमण से शुरू होगा, लेकिन उसके पहले हम छोटा सा आपको समराइजिंग कर देते हैं कि मुस्लिम अटैक से पहले हमारे ये हुआ क्या है। ये मुस्लिम अटैक्स हमारे यहाँ हो क्यों रहे थे। तो आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ एक स्लोगन चलता था नहीं, चलता है। रीजन हमारे यहाँ जितने भी व्यापार होते थे एंशिएंट इंडिया में, अब जो पढ़े हुए व्यापार वगैरह के बारे में, वहाँ पे जितने भी व्यापार होते थे उनमें ज़्यादातर जो हमारा व्यापार होता था वो अरब देशों से होता था। किससे होता था? अरब देश से। जितने भी व्यापार होते थे उन व्यापार के बदले में हमें जो मिलता था वो मिलता था गोल्ड। इसी की वजह से हमें बोला जाता था जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा। ये गोल्ड ही है जो इनको यहाँ पे लालच के तौर पे मुस्लिमों को, यहाँ पे बाहरी आक्रमणकारियों को यहाँ पर लेकर के आता है। तो इसमें बात करते हैं अब। पहला जो टॉपिक शुरू होगा हमारा वह होगा मुस्लिम अटैक से। नोट्स साथ में बनाते रहेगा, लेकिन नोट्स की भी आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे दो लोगों ने आक्रमण किया था। सबसे पहले अरबियों ने किया था, उसके बाद तुर्क वालों ने किया था। पहला अटैक जो होगा वह अरब के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? अरब अटैक्स। दूसरा जो होगा वह तुर्क का होगा। तुर्क। बात करते हैं, ये दो पार्ट में है। पहले अरबी आते हैं, तुर्क आते हैं। यहाँ पे जो इनकी बातें करेंगे ये यहाँ पे आएंगे जरूर, लेकिन यहाँ रुकेंगे नहीं। ये जो आएंगे यहाँ आएंगे और रुकेंगे, यहाँ पे शासन भी करेंगे। इसका है। अगर बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। Why they had come to India? तो पर्पज इनका पहला था इस्लाम को बढ़ावा देना या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। पहला पर्पज इनका ये था। दूसरा पर्पज जो इनका था वो था यहाँ का धन संपत्ति वगैरह लूटना। क्या है? धन धन संपत्ति लूटना।
आइए बात करते हैं। यहाँ पे जो इस्लाम का प्रचार प्रसार होगा वह होगा कैसे। यहाँ पर पहले अरब्स के अटैक्स के पहले यहाँ पे जो आते हैं कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करने, जैसा कि आपको पता है कि 570 ईसा पूर्व में 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। जन्म के बाद इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। और इसके बाद अगर बात किया जाए 633 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये था मोहम्मद साहब का इतिहास। तो इन्हीं के आने के बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का ये होने लगा। इनके 5 सिद्धांत थे। 5 सिद्धांत में इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत भी ध्यान दीजिएगा। इस्लाम धर्म का 5 सिद्धांत कौन सा? पहला है ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, वह है अल्लाह। ईश्वर एक है। दूसरा, जब भी रमजान का महीना होगा उस महीने में क्या रखना है? रोजा। तीसरा, रमजान के महीने में रोजा रखना है। तीसरा है ज़कात। और इन सब से पहले, रोजा से पहले एक छोटी टॉपिक छूट गई थी, यहां लिख लेना। 5 वक्त का नमाज। 5 वक्त का नमाज। और दुनिया के हर मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति का अपने जीवन में एक बार मक्का जाना अपना सपना होता है, तो वह लोग वहां जाते हैं हज करने के लिए। हज, ये इनके मुस्लिम संप्रदाय के 5 सिद्धांत हैं। और ये संप्रदाय धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलना शुरू हुआ था। तो उसके बाद ही इस्लाम जो धर्म है वो भारत में आया। जब इस्लाम धर्म भारत में आना शुरू हो गया तब जाकर के लोगों को भारत के बारे में पता चला। और भारत एक बहुत बड़ा सोने का चिड़िया के रूप में उभरा और बहुत ज़्यादा धन संपदा है। ये बातें अरबी आक्रमणकारियों को भी पता चली, तुर्की आक्रमणकारियों को पता चली, तो यहाँ से उनका आना शुरू हुआ। तो पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत पर अरब का आक्रमण। भारत का अरब पर आक्रमण। सबसे पहले 1711 ईस्वी में, 1700 बात करते कब की है? 711 एडी में यहां पे 2 मिलाएंगे। पहला है बुदैल। आएगा जरूर, पीट करके भी जाएगा, मतलब हार गया यहां से। दूसरा पार्ट, इसके बाद एक मिला का और चुल्लो मस्ती, वो भी आता है भारत में, वो भी यहां से पीट करके जाएगा। उसका नाम है उबैदुल्लाह। मतलब ये भी क्या हुआ, टाटा बाय बाय, ये भी निकल लिया यहां से। अब जो तीसरा आएगा, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है, पहला अरबी है जो भारत पे आएगा, आक्रमण करेगा और जीत भी जाएगा। कौन? पहले ये जो आएगा, ये आएगा, इसकी आने की जो तिथि है
मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला व्यक्ति है जो इंडिया में आएगा, युद्ध जीतेगा, लेकिन कहाँ? ये सबसे पहले आता है भारत के उत्तरी इलाके साइड में, जहां पर आज पाकिस्तान है, उस इलाके में आता है जिसका नाम है सिंध। क्या नाम है? सिंध। इसको लिख लेना। फर्स्ट सफल मुस्लिम आक्रमणकारी। कहां पर किया? सिंध में। सिंध वो इलाका है, सिंध की अगर बात किया जाए तो भारत का ऊपर का जो कश्मीर वाला पार्ट है, उस कश्मीर के पार्ट के बगल में ऐसे पाकिस्तान भी हमारा ऐसे में, तो इस कश्मीर के पार्ट में जो ऐसे हमारा कश्मीर बनता है, उसके बगल में पाकिस्तान भी। तो इस इलाके में जो सिंध नदी बहती है, ये जो नदियां, सिंध नदियां निकलती है इस तरीके से, ये जो सिंध नदी निकलती है, इस नदी के किनारे वाले पार्ट के आसपास में इसको सिंध का एरिया बोला जाता था। जहां का जो राजा हुआ करता था वो दाहिर था। सिंध में राजा कौन है? राजा कौन है? राजा है दाहिर। इसके पिताजी का नाम है सन ऑफ चच। चच का ये बेटा था, या चच वंश का ये जो था राजा था। ये एक हिंदू शासक था और ब्राह्मण था। हिंदू ब्राह्मण शासक था। कौन है ये? हिंदू ब्राह्मण है, ठीक है। इस बात की भी पुष्टि कहां से मिलेगी कि ये जो राजा दाहिर है ये हार गया था? इस बात की पुष्टि में मिलेगी, एक पुस्तक है जिसका नाम है चच नामा। चचनामा नामक पुस्तक में इसकी पुष्टि मिलती है कि ये जो है ये हार जाता है मोहम्मद बिन कासिम से। कब? 712 ईस्वी में। चचनामा में इसकी पहली पुष्टि मिलती है, और चचनामा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है तारिक ए हिंद। तारिक ए हिंद जो है चचनामा के चचनामा है, जो कि लिखा गया है भाई, जो लिखा गया मीर मोहम्मद मायूस के द्वारा। मीर मोहम्मद माशूम के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये भारत में आता है, इसका उद्देश्य केवल था कि भारत से धन को लूटना और विदेश को लेके जाना है। आइए बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीय संस्कृतियों से, मतलब भारतीयों ने कुछ और भी संस्कृतियां यहां से दी, भारत से उन्होंने कुछ संस्कृतियों को सीखा जो कि अरबी वासियों ने उसको अपनाया था। इस बात को ध्यान रखना, अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप अरबी वासियों को भारत से खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने को मिला और प्रचार प्रसार भी हुआ। और इसका प्रचार प्रसार यूरोप में हुआ। तो इस बात को याद रखिएगा, मॉडर्न इंडिया में यूरोप का भी आगमन होगा, यूरोपियों का भी आगमन मॉडर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। फिर सर्वप्रथम अरब वासियों, मतलब जो मुस्लिम है, वह भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया था। ये जो हिंदू शब्द है
ये सर्वप्रथम अरबियों के द्वारा हमें मिला था। क्यों? क्योंकि हम सिंध नदी किनारे रहते, इसलिए हमें मिला हुआ था। इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। इस देश के नाम हिंदुस्तान कहा गया। हिंदू के होने की वजह से, सिंधु नदी की वजह से हमें हिंदू नाम मिला, और हिंदू लोगों के होने की वजह से इस देश को नाम मिला गया हिंदुस्तान। अरब आक्रमणकारी के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा तीव्र गति से विकास हुआ। पर्दा प्रथा करने का अर्थात है कि देखा होगा कि आप लोगों ने मुस्लिम महिलाएं जो कि वो बुर्का में रहना ज्यादा पसंद करती हैं, वो उनका मामला है, वो उनकी इच्छा है, तो वो पर्दा में रहना पसंद करती है। इसकी वजह से हमारे यहाँ औरतें भी घूंघट में रहना पसंद करने लगी। पर्दा प्रथा का प्रचार प्रसार यहाँ बहुत तेजी से होना शुरू हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे जजिया, जकात और खराज, जो कि खराज जो भू राजस्व है नामक कर के बारे में जानकारी भी प्राप्त हुआ। यही से जजिया के बारे में पता चलेगा, जकात के बारे में पता चला, खराज के बारे में पता चला। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी जगह से हमें जजिया, जकात और खराज, हाँ जकात के बारे में बता देते। जकात जो है कि ये अपने कमाई का 40वां हिस्सा लोग रखते, ताकि कोई त्यौहार वगैरह आए तो उसमें गरीबों में खैरात बांटा जा सके, उसको जकात बोला जाता था। और खराज जो है भू राजस्व के नाम पे लिया जाता था, जिसको आप लोग कह सकते हो कि टैक्स वगैरह के रूप में। और एक टैक्स होता था जजिया, यह एक प्रकार का धार्मिक कर है। यह धार्मिक कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में युद्ध जीतने के बाद लगाया गया था। जो तिथि है इसको लगाने की वह 1712 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया इस तिथि को देखिएगा, सॉरी 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में लगाया गया था। जजिया एक गैर मुसलमान कर था, और एक को कह सकते एक धार्मिक कर और एक सुरक्षात्मक कर के रूप में भी जाना जाता था। इनका कहना था कि आप हमें जजिया दो, आप हमारे यहाँ आओ, तीर्थ वगैरह करो, हम आपको सुरक्षा देंगे। ये टैक्स ये मांगते थे। और इसमें 5 लोगों को मुक्त कर रखा था। पहला था इसमें बच्चों को नहीं देना है, दूसरा बूढ़े लोग नहीं दे सकते हैं, ब्राह्मण, विकलांग और औरतें। इनमें सबसे मेन पार्ट जो है वह है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को इसने क्या कर रखा था कि ब्राह्मण के बच्चे नहीं देंगे, बड़े भी नहीं देंगे, बूढ़े भी नहीं देंगे। ब्राह्मण मतलब जाति मिल गई ब्राह्मण की, तो कोई तुम्हें जकात वगैरह या फिर जो भी यहां पे जजिया कर वगैरह है, यहां तुम्हें नहीं देना जजिया कर। ये ब्राह्मणों को याद रखना। क्वेश्चन पूछता है कि इस कर से, जजिया कर से कौन पूर्ण रूप से अलग था, या पूर्ण रूप से किसने नहीं दिया था? वह थे ब्राह्मण। फिर आते फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। ये जो लगाया गया था ये 1376 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1376 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा कि ये 1376 ईस्वी में इसने फिरोज शाह तुगलक ने कर लगाया था। फिर इसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जोधा भाई, कहीं कहीं अलका भाई के भी नाम सुने जाना जाता है, जो इनकी पत्नी थी, उनके प्रयास की वजह से ये जो जजिया कर था, ये धार्मिक कर जो था, ये मुगल साम्राज्य में इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया था। फिर इसके बाद औरंगजेब आता है, जो कि 1679 ईस्वी में या फिर एडी में पुनः जजिया कर लगा देता है, और ये सब पर लगाता है, किसी को नहीं बख्शता, कोई भी हो। एटलीस्ट अभी तक अंग्रेजों पे किसी ने नहीं लगाया था। ये जो व्यक्ति है औरंगजेब, इसने एकमात्र मुगल बादशाह है या शासक है जिसने अंग्रेजों पर भी जजिया कर वसूला था। अंग्रेजों को भी जजिया कर देना पड़ता था। ये एक ऐसा शासक था। अब इसके बाद बात करते हैं जजिया कर के रूप में कभी कभी सिक्कों का भी बात आता है। तो सिक्के कौन कौन से चलते थे? तो यहां पे जो सिक्के हुआ करते थे, इसका नाम था दिरहम। दिरहम। इस दिरहम को लाने वाला भी व्यक्ति कौन है? शासक कौन है? मीर मोहम्मद कासिम। मीर मोहम्मद कासिम के द्वारा ही अरबी सिक्का दिरहम लाया गया था। यह क्या है? अरब का एक सिक्का है जिसका नाम दिरहम है, जो कि भारत में पहली बार किसके द्वारा लाया गया था? मीर मोहम्मद कासिम के द्वारा। यह क्या है? अरबी सिक्का। इसको लिख लेना। अरबी सिक्का दिरहम। ये मीर मोहम्मद
कासिम के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। अब यहाँ से हमारा जो पाठ होता है वो होता है ख़त्म। तो एक बार इसको लेट्स रिवाइज करते हैं। ये यहाँ पर अरबों का तो आक्रमण खत्म होगा, अब तुर्कों का आक्रमण शुरू होगा। तो एक बार इसको तुरंत एक शॉर्ट लाइन में डिस्क्राइब कर लेते हैं। हाँ, मुस्लिम अटैक्स, पहला है अरब अटैक्स, दूसरा है तुर्क अटैक्स, जो कि इनका पर्पज क्या हुआ करता था, इनका उद्देश्य था भारत में केवल दो चीजें, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना और यहाँ के धन को लूटना। दो चीजों को याद रखना, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना और यहाँ के धर्म को लूटना, धन को लूटना, ये इस बात का। फिर बातें करते हैं भारत पे अरब आक्रमणकारी कब करवाए और कौन कौन है। तो 711 ईस्वी में पहला आता है बुदैल और पीट करके चला जाता है। फिर उसके बाद आता है एक मिला और आता है जिसका नाम है उबैदुल्ला, और ये भी यहां से हार के जाता है। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि यहां पे पहली बार सफल होता है उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। 712 एडी में आता है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी है, जो कि सिंध के एरिया में कब्जा करता है, यहां पर आता है। और यहां पे आने के बाद राजा दाहिर को, कौन? राजा दाहिर हिंदू शासक है, हिंदू ब्राह्मण शासक है, जिसके पिताजी का नाम चच है, या फिर कह सकते हो चच वंश से बिलोंग करता है, ये है। और चचनामा में इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख कहां से मिलता है? कह सकते हैं इसका उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है चचनामा में। और चचनामा को मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा बदला गया था, तारीखे हिंद में अनुवाद किया गया था। फिर यहां से बात कर लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पे आक्रमण करता है तो भारतीय संस्कृति को अरबी लोगों ने अपनाया था, और अपनाने के बाद यहाँ से जो सीखा था उन्होंने खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा, और इसका प्रचार प्रसार यूरोप तक किया था। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हिंदुस्तान को सर्वप्रथम अरबवासियों ने हिंदू कह करके पुकारा था, और हिंदुस्तान हमें उसी जगह से नाम मिला। और इसके बाद से अरब जब यहां पर आए उसके बाद से पर्दा प्रथा का प्रोसेस बहुत तीव्र गति से होने लगा, यहां पर्दा प्रथा माना जाने लगा। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया कर एक गैर मुसलमान कर है जिसपे मुस्लिमों को कर देना नहीं पड़ता था। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने इस पे 5 लोगों को दिया था कि भैया 5 लोग तुम लोग कर नहीं दोगे। पहला है बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग, औरतें। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था 1376 ईस्वी में। फिर मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया पूर्ण रूप से, अपनी पत्नी की सहायता से, जोधाबाई की वजह से। फिर औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया, तो यहां तक किसने? अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया था पूर्ण रूप से। और जजिया कर के रूप में हम एक अरबी सिक्का देखते हैं, दिरहम। यहां थोड़ा सा करेक्शन करिएगा आप लोग, मीर मोहम्मद कासिम नहीं, यहां पे मोहम्मद बिन कासिम लिखना। मोहम्मद बिन कासिम यहां जो लगाता है वो पहला सबसे पहले लाया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इसको लिखना तो उतार लो, एक स्क्रीन शॉट ले लो, या फिर आपको उतारना तो उतार लो। लिख लिया? ठीक, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं, अब हमारा जो यहाँ का इसी का पार्ट सेकंड जो शुरू हो रहा है, इसी टॉपिक का जो हमारा सेकंड पार्ट है, तुर्कों का आक्रमण, इनकी शुरुआत करते हैं। तो भारत पे जो तुर्कों का आक्रमण हुआ था, लिखना। तुर्कों का आक्रमण। तुर्क आए कहां थे? आए कहां से? अरबी जो आए थे वो फरगना से आए थे, मुगल भी फरगना से आए हुए हैं। ये तुर्क कहां से आए हुए हैं? तुर्क जो आते हैं इनके शहर का नाम है, ये भी अफगानिस्तान वाले हैं तुर्क, उधर याद रखना, ये भी अरब देश के हैं, इनके शहर का नाम है गजनी।
तुम्हें तो याद आ गया होगा, गजनी मतलब वो आमिर खान की फिल्म। अरे वह उस गजनी की बात नहीं कर रहा हूँ, गजनी एक शहर है। वह तो वह एक व्यक्ति था, यहाँ पूरे शहर की बात हो रही है। गजनी यहाँ पर तुर्कों के आने के बाद एक समय हो गया था जहाँ पे एक पूरी रेत एरिया हुआ करता था। उस रेत एरिया में एक समय ऐसा आया भारत को लूटने के बाद कि इसको सोने की चिड़िया यहाँ से उठा करके वहाँ रख दिए सब। उसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाने लगा था। किसके नाम से? गोल्डन सिटी के नाम से। आइए देखते हैं कि यहाँ पे तुर्क गुलाम की बात करते हैं। यहाँ पे जो शुरुआत होगी वहाँ से शुरू होगी तुर्क गुलामों की। तुर्क गुलाम। चलिए आगे की ओर बातें करते हैं। सबसे पहले ये जो तुर्क का गुलाम का यहाँ प्रथा चालू किया था, उस राजा का नाम है यहाँ पर अलप्तगिन, जो कि गजनबी वंश का शासक था, राजा है। कहाँ का शासक ये गजनबी वंश का संस्थापक है। किसका है संस्थापक? किस वंश का? गजनबी। गजनबी वंश का ये संस्थापक है। इसी ने गजनबी वंश को आगे बढ़ाया था। ये गजनबी वंश का संस्थापक है। और इसकी बात करते हैं, इसका दामाद है, उसका नाम है गजना। ठीक है, इसका एक दामाद है, गजना। और ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? गजनी प्रांत का। ये भी रहने वाला है इसी प्रांत का। कहाँ गए ये? गजनी प्रांत का है। कोई बात नहीं, इतना डिटेल में तो आपसे नहीं पूछेगा सीयूटी तक। आप अगर स्टेट बोर्ड, स्टेट यूनिवर्सिटी और ये सब तक है तो आपसे इतना डिटेल में तो नहीं जाने वाला ये दामाद तक। हाँ, लेकिन इसके बाद वाला जो पूछेगा वो पूछेगा कि पहला तुर्क यहाँ कौन आया है। पहली तुर्क की बात करेंगे हम, वह सुबुक्तगिन। कौन है? चलिए यहां शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे तुर्क आक्रमणकारी जो है वह है सुबुक्तगिन। ठीक है, सुबुक्तगिन जो है फर्स्ट आक्रमणकारी है, जो कि 997 ईस्वी में 997 ईस्वी में यहां पर आया था। और ये सफल आक्रमणकारी कौन सा? सुबुक्तगिन। नाम याद रखना। पहला सफल आक्रमणकारी कौन? सुबुक्तगिन। फर्स्ट सफल आक्रमणकारी के रूप में इसको जाना गया, सुबुक्तगिन को। ये पहला तुर्की है। कौन है पहला तुर्की? फर्स्ट तुर्की आक्रमणकारी है, जो कि यहां पे आता है भारत और यहां पे लड़ाई करता है और जीत जाता है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना वो अरब का था। सुबुक्तगिन तुर्क का है। इस बात को नोटिस करना, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप मत होना। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो आया हुआ है, ये आया हुआ है 997 एडी में। 997 एडी में, सॉरी, आया नहीं था, मर गया था। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पहला आता है, यहाँ पे सफल होता है आक्रमणकारी, पहला सफल होता है और 997 एडी में मर जाता है। और सफल आक्रमणकारी है कहाँ, इस बात को भी देख लेना, कैसे सफल हुआ, इसकी बातों को देख लेते हैं हम। ध्यान देना, यहां पर हराएगा किसको? यहां पर हराएगा जयपाल को। किसको हराएगा? जयपाल। जयपाल को हराया, मतलब यहां से जीता और जयपाल को हरा दिया। ये पहला शासक है जो हारने के बाद युद्ध आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है।
ये पहला शासक है जो हारने के बाद मर जाता है। तिथि कब है, कब आया था यहाँ पे, कब इसे जीता है? 986 एडी में। इस बात को लिख लेना, यहाँ से छोटी सी जानकारी ले लेना आप लोग, ले लो आप लोग। अब आते हैं, अब जब ये 1997 एडी में मर जाएगा तब तो कोई तो आएगा भाई, अब इसके बाद भी तो कोई आएगा, तो उसका नाम है महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी। इसका जो समय काल हमारे यहाँ चलेगा 998 से लेकर के 1030 एडी तक चलेगा। 998 से लेकर के 1030 एडी तक चलेगा। सबसे खतरनाक था ये, कह सकते हो कि इसने भारत पे पूरे 17 बार हमला किया था, टोटल 17 बार। हमारे यहाँ की धन संपदा को लूटने के लिए इसने 17 बार पूरा प्रयास किया, युद्ध किया यहाँ पर। इसमें इसका अगर उपनाम की बात किया जाए, महमूद गजनवी की उपनाम की अगर बात किया जाए, यमुनो दौला है। यमीनु दौला क्या इसका उपनाम, या कह सकते इसका दूसरा नाम, कभी कभी पूछ लेता है तो इसको याद रखना, यमीनु दौला। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है अमीन उल मिल्लत। अमीनुल मिल्लत के भी नाम से इसको जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं ये भारत आया कैसे। ये भारत आता है खैबर दर्रा से। देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं भारत की बात करूं, अगर भारत को मैं अगर इस तरीके से बनाता हूं, तो भारत का ये वाला जो पार्ट आएगा हमारा, ये कश्मीर के बाद वाला जो ये पार्ट है हमारा, कश्मीर के बाद के इधर वाला जो पार्ट आएगा, इधर पाकिस्तान के एरिए से आता है, इधर में खैबर दर्रा पड़ता है, इस खैबर दर्रे से होते हुए ये इंडिया में प्रवेश करता है। ये आया कैसे, भारत आया, लिखना इसको। भारत आया था, कैसे आया? खैबर दर्रा से। बात करते ये दर्रा होता क्या है, तो दर्रा एक ऐसा जगह है कि जहाँ पर बहुत पहले पहाड़ हुआ करते थे, पहाड़ों पे पानी के बहाव के कारण ये प्राकृतिक रास्ते बन जाते, धीरे धीरे करते करते पानी से करते करते तो ये वही दर्रे बन जाते हैं। ठीक है, वह रास्ते बन जाते आने जाने को, उसी को बोल दिया गया दर्रा, जो कि आज के पाकिस्तान में है। आज के पाकिस्तान में, इस बात को नोट कर लेना कि आज के पाकिस्तान में खैबर दर्रा है, वहां से ये आया हुआ था। उस टाइम में कोई पाकिस्तान नहीं था, सब भारत था, सब हिंदुस्तान था। ठीक है, अब इसके कुछ आक्रमण को हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट आक्रमण है, जैसे अटैक्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ अटैक्स इंपॉर्टेंट है। इन अटैक्स में इंपॉर्टेंट अटैक्स जैसे होगा, पहला कब किया था, 16वां कब किया, 17वां कब किया। पहला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में उसी टाइम आकर के अटैक किया हुआ था। पहला जो करता है ये 1000 एडी में करता है, लेकिन उसके पहले एक बात जान लेना, ये जो है कि 1000 से लेकर के 1027 एडी तक भारत में कुल 17 बार हमला करता है, आक्रमण करता है। 1000 से लेकर के 1027 एडी तक कुल
17 बार आक्रमण करता है, जिसमें प्रथम पहला 1000 एडी, सर्वप्रथम इसने 1000 एटी में जयपाल को हराया था। किसको हराया था? जयपाल। जयपाल को हराया था। ठीक, जयपाल को हराया मतलब जयपाल क्या हो गया? यहां पर हार गया। जयपाल को हराने के बाद इसने 16वां अटैक करता है। 16वां इंपॉर्टेंट अटैक है हमारा। एक हजार, जो 16वां अटैक करेगा 1025 ईस्वी में करेगा। इस अटैक को थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि प्रथम बार कितनी बार अटैक किया है, ये पुराना हो चुका कॉन्सेप्ट। 17 बार सबको पता है, 2-3 क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, क्लास 3 के। ये भी नहीं पूछेगा कि जयपाल को प्रथम बार हराया था, यहां पूछेगा 16वां अटैक। क्यों पूछेगा ये ध्यान रखना। सोमनाथ मंदिर कौन सा है? यही से ये अमीर बनेगा, देख ध्यान देना। सोमनाथ मंदिर है कहां पर? गुजरात। कहां पर ये सोमनाथ मंदिर? गुजरात में। गुजरात के कहां पर? सौराष्ट्र के, सौराष्ट्र गुजरात में। बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही पैसे वाला मंदिर, बहुत ज्यादा धन था यहाँ पे। बहुत बार प्रयास किया था इसको लूटने का, 16वीं बार प्रयास करता लूटने का, लेकिन कहते कि घर में लड़ाइयाँ बाहर की वजह से नहीं, अंदर वालों की वजह से होता है। तो इस मंदिर को लूटने में इसको 2 हिंदू शासकों द्वारा सहयोग मिला था। इस मंदिर को लूटने में 2 हिंदू शासकों ने सहयोग दिया था। हिंदू राजाओं ने इसकी मदद की थी। हिंदू शासक ने इसकी मदद की थी। ये तो विदेश से आए हुए थे लूटने के लिए, लेकिन घर में ये लोग थोड़े कुछ लोग निकल जाते हैं ऐसे कि जो कि घर को ही बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि आप लोग का सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढाए। तो इसी तरीके से ये भी है, यहां पर 2 हिंदू राजा ने लूटने में मदद की थी। कौन कौन है हिंदू राजा? कितने? 2 हैं। पहले की अगर बात किया जाए तिलक, दूसरा सेवेंद्र राय। पहले का नाम है तिलक और सेवेंद्र राय। ठीक है, ये 2 राजा हैं जिन्होंने इस भव्य मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को लूटने में मदद किया था। याद रखना, तिलक और सेवेंद्र राय। ये ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला शासक कौन था, आक्रमणकारी कौन था। तो बताना कि तुर्क का आक्रमणकारी था, उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। ठीक, महमूद गजनवी ने इसको लूटा था। 17वां आक्रमण इसका, यहाँ भारत में अंतिम आक्रमण है, 17वां आक्रमण है, जो कि 1028 ईस्वी में होगा। कब है? 28 ईस्वी में। हारने के बाद भी ये भारत में 2 साल तक छिप करके रहा था। यहाँ 1028 ईस्वी में ये जाटों के द्वारा हार जाता है, लेकिन फिर भी ये 2 साल तक पूरे भारत में छिप करके रहा और यहाँ पे लूटपाट मचाता रहा। किस इलाके में? सिंध वाले इलाके में। यहाँ पर इसका नाम है, जिसने इसको हराया था उसको, वो लोग है जाटो। 1028 ईस्वी में इसको जाटो लोगों ने हराया। बहुत पटक के मारे थे और ये निकल लिया यहां से, भारत से ये जा चुका था। अब बात करते इसका उद्देश्य क्या था भारत में आने का। इसका उद्देश्य केवल एक था। महमूद गजनवी का उद्देश्य देख लो, केवल एक था। वो उद्देश्य, इसका पर्पज क्या है? पर्पज मनी, कॉमा गोल्ड,
ठीक। यहां से पैसे, धन, सोना चांदी, इन सारी चीजों को लूटना और इसको ले जाकर के अपने सर कहां, गजनी में, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य को मजबूत करना, ये सारी चीजें यहां पे इसकी थी, उद्देश्य था इसका, लूटना यहां से और उसको अपने देश ले जाना। इसी मंदिर के लूटने के बाद ही इस गजनी शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाने लगा, गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाने लगा था, गोल्ड सिटी के नाम जाना जाने लगा था। इतना सोना लूटा था भाई यहां से, सोचो एक भारत की मंदिर को लूटता है तो वहां पे जाने के बाद वो गोल्ड सिटी बन जाता है, तो सोचो कितना भव्य मंदिर और कितना शक्तिशाली मंदिर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मंदिर में सोना चांदी हुआ करता था, पहले लोग मंदिरों में सोना चांदी दान करते थे ताकि मंदिरों का निर्माण हो सके और इससे गरीबों को मदद मिल सके, इसके लिए हुआ करता था। अब बात करते हैं कि मोहम्मद गजनी का दरबारी कौन कौन है। इसके महमूद गजनवी के दरबारी कौन कौन है, इन दरबारियों की बात करते हैं तो इसमें पहला नाम आता है अलबर्नी का। अलबर्नी का उपनाम जो है वह है अबू रेहान, ठीक है, अबू रेहान। और इसमें जो ये पहला मुस्लिम है, ये पहला मुस्लिम है जिसने कि संस्कृत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संस्कृत पढ़ा, इसको मुस्लिम बनाना, ठीक। ये पहला मुस्लिम है यहां पे जो कि संस्कृत पढ़ता है। और संस्कृत में पढ़ता क्या है, इस बात को भी ध्यान देना, ये संस्कृत में पढ़ता क्या है, यहां पे वेद पढ़ के जाता है, भारत से ये वेद पढ़ता है और किताब का निर्माण करता है, किताब उल हिंद, और दूसरे किताब लिखा हुआ है तारीखे हिंद। इन तारीखे हिंद की किताब में अमेरिका की खोज का वर्णन किया गया है कि अमेरिका की खोज कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ों की बातें यहाँ पे तारीखे हिंद में बताई गई है। तो अमेरिका की खोज की अगर बात किया है, थोड़ा सा इधर टॉपिक मॉडर्न का चलेगा, थोड़ा छोटा टॉपिक मॉडर्न का। अमेरिका की खोज जो हुआ था वो कोलंबस के द्वारा किया गया था। कोलंबस कब? 1492 एडी में। पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन से वो निकलता है अमेरिका की खोज करने के लिए, केप ऑफ गुड होप पे जाता है। केप ऑफ गुड होप के बाद, केप ऑफ गुड होप का हिंदी उत्मासा, अंतरिप जाने के बाद वो अपनी रास्ता को भटक जाता है। रास्ता भटकने के पश्चात वो वहां से निकलता है और अमेरिका की जाता है, अमेरिका की खोज कर देता है, नए देश की। भारत की खोज करने के बजाय वो अमेरिका की खोज कर देता है। और अमेरिका को अमेरिका नाम जो मिलता है वो 1496 ईस्वी में मिलता है, जो कि इसी कोलंबस का ही एक साथी रहता है, सहयोगी रहता है, असिस्टेंट रहता है, जिसका नाम है अमेरिगो डी पुची। अमेरिगो डी पुची नाम है उसका, उसी के अमेरिगो के नाम पे ही अमेरिका का नाम पड़ा हुआ था। अब आते अपने टॉपिक पर। फिर इसका एक और है जिसका नाम है फिरदौसी, जिसको पूर्व का अमर होमर या अमर होमर कहा जाता है। अमर होमर ये ग्रीस के रहने वाले, जिनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई थी, एक थी ओडिसी, दूसरी थी इलियाड। अमर होमर के द्वारा दो पुस्तकें लिखी थी, एक थे, दो पुस्तकें याद रखना, एक है ओडिसी, दूसरा है इलियाड, दूसरा है ध्यान देना, ये फिरदौसी की पुस्तक नहीं है, ये अमर होमर के द्वारा लिखी गई पुस्तक की बात कर रहा हूं। फिरदौसी की पुस्तक की अगर बात करते हैं तो यहां देखना आप, फिरदौसी की पुस्तकों की बात करते हैं तो इसने भी एक किताब का नाम लिखा था जिसका नाम था शाहनामा। इसकी एक किताब है, फिरदौसी की एक किताब है जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा है, इस किताब को बोला जाता है महाभारत, भारत का नहीं, अफगानिस्तान का महाभारत के नाम से इसको जाना जाता है। अफगानिस्तान का
और इसी किताब को इराक के महाकाव्य के भी नाम से जाना जाता है। इराक का महाकाव्य है शाहनामा, वहां के भी नाम से इसको जाना जाता है। फिर उत्बी की बात करते हैं। तीसरा है उत्बी। ये शाही इतिहासकार है जिसने किताब लिखी हुई है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी इसके द्वारा लिखा गया था, उत्बी के द्वारा। इसके बाद इसका एक और दरबारी है वैहाकी, जिसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी तारीख सुबुक्त गिन, तारीख सुबुक्त गिन। और यहाँ पे एक फरेबी है जो कि एक दार्शनिक होता है। दार्शनिक का मतलब होता है सोचने विचारने वाला व्यक्ति, जो कि अपनी सोच विचार से राजा को अच्छी सलाह दे और बहुत ही गहरी सोच में और बहुत ही आगे की चीज़ों को सोचने वाले व्यक्ति को दार्शनिक बोला जाता है। जिसके आप लोग जानते होंगे कि दर्शन शास्त्र भी होता है। दर्शन शास्त्र जिसको फिलॉसफी के नाम से भी आप लोग जानते हैं वह है। अब आगे की ओर आते हैं। अब इसके बाद दूसरा एक आक्रमणकारी आएगा जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ये भारत में आता है, भारत को लूटेगा और यहाँ पर भारत में आएगा जिसकी हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद से यहाँ पे एक नए संतत की शुरुआत होती है जिसको दिल्ली संतत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले मोहम्मद गौरी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं ये है कौन। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है मुइनुद्दीन मुइनुद्दीन सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोइनुद्दीन सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम इसका पूरा नाम है। इस बात की याद रखना, इसका नाम पूरा नाम है किसका? इस मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है मोइनुद्दीन सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये भारत आया कैसे? मैटर करते हैं भारत आया कैसे, भारत आया किस रास्ते से? भारत आया लिखना, भारत आया कहां से? इसके पहले महमूद गजनवी जो भारत आया हुआ था वो आया हुआ था खैबर दर्रा से। ये खैबर दर्रा से ना आकर के आएगा गोमल दर्रा से। ठीक है, ये भारत आएगा गोमल दर्रा से। गोमल दर्रा भी कहां पर है? पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में गोमल दर्रा है। ठीक, अब इसका भी अटैक्स कुछ इंपॉर्टेंट है, अटैक्स को देखते हैं। पहले अटैक्स की अगर बात करें तो ये पहला भारत में अटैक्स जो करता है वो मुल्तान में करता है। कहां करता है? मुल्तान में। और अटैक कब करेगा? 1175 ईस्वी में पहला अटैक है इसका। फर्स्ट अटैक है 1700 सॉरी इसका जो पहला अटैक है वह है 1175 ईस्वी में। तो ये जो पहला अटैक करता है अपना, वह पहला अटैक अपना करता है मुल्तान में और मुल्तान को जीत भी जाता है। कहां पर? मुल्तान। मुल्तान भी आज का पाकिस्तान है भाई। मुल्तान क्या करता है? ये जीत जाता है, विन मतलब जीत गया। इसके बाद सेकेंड अटैक भी देख लेना आप लोग। ये जो दूसरा अटैक करेगा ये करेगा 1178 ईस्वी में, जो कि राजस्थान में माउंट आबू वाले इलाके में करेगा, जहां पर ये भीम सेकेंड को हराएगा। ठीक है, भीम सेकेंड को हराएगा नहीं, हार जाएगा। ठीक, सेकेंड अटैक करेगा ये। भाई देखो क्या है ना कि एक अटैक करने के बाद करेज बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाती है, दूसरे अटैक करने की बारी आ जाती है। जो दूसरा अटैक ये करता है 1178 ईस्वी में, कहां पर करेगा? माउंट आबू।
या लिख सकते हो इसको राजस्थान। राजस्थान कहां पर? माउंट आबू। और यहां हारेगा किससे, इस बात को देखना, किससे हारेगा? यहां जो हारने वाला, इसको हराने वाला वो है भीम सेकंड, इस बात को लिख लेना। भीम सेकंड से हारा, नोटिस करना, भीम सेकंड से हार जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो थर्ड अटैक करेगा, यहां से ये भीम सेकंड से हार जाएगा। अब थर्ड अटैक की बात करते तो ये तराइन का प्रथम युद्ध होगा। तराइन का प्रथम युद्ध, तीसरा अटैक होगा जो कि 1191 ईस्वी में होगा। थर्ड है थर्ड अटैक है इसका 1191 एडी में। थर्ड अटैक भी कब कर रहे हैं? 1191 एडी में भी करेगा। तो ध्यान देने की बात यहां पर है कि ये जो 1191 एडी है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तराइन का प्रथम युद्ध है और हर बार एग्जाम में तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में ये बातचीत हमेशा करेगा। प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में होगा? तराइन का प्रथम युद्ध। इस बात को भी आप नोटिस करेंगे कि जो तराइन का प्रथम युद्ध होने वाला है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होगा। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में होगा। भाई ये राज तो राजा ही होगा, जीतेगा युद्ध। हाँ, यहाँ पे ये मोहम्मद गौरी को हरा करके पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध जीत जाते हैं। ठीक, पृथ्वीराज चौहान से हरा देते। अब चौथे युद्ध के बाद आते तराइन का जो द्वितीय युद्ध होगा, ये थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष रूप लेगा भारत के लिए। ठीक है, जो चौथा युद्ध है ये कब है? तराइन का प्रथम युद्ध देख लिया, अब तराइन का द्वितीय युद्ध देखेंगे हम। जो चौथा अटैक होगा वो होगा 1192 में। कहा था मेरे पास इतना राजा है, इतने शासक है, इतना सब कुछ सेना वगैरह है, अगर मैं भारत से हार गया तो कैसे काम चलेगा? तो भारत से फिर से जीतने का प्रयास करेगा तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध का यहां से बदला लेगा। कब लेगा? तराइन के दूसरे युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, सेकेंड युद्ध में। बात यहां पर यह है कि तराइन के दूसरे युद्ध में इसकी हिम्मत कैसे हुई भारत आने की, इस बात की तो मामला है भाई कि भारत में आया कैसे। तो एक राजा यहाँ का हिंदू राजा है जिसका नाम है जयचंद। जयचंद की एक बहन है। ठीक, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जयचंद की जो बहन है संयोगिता। ठीक है, संयोजिता या फिर संयोजिता। ठीक है, जयचंद की जो बहन है संयोजिता, उससे भाई प्रेम रहता है, प्रेम प्रसंग रहता है इसको, पृथ्वीराज चौहान को। ये होता कैसे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक पेंटर आया करता था। पेंटर ही बहुत सी चीज़ें बनाया करता था, कभी मोर, कभी चिड़िया, कभी सारी चीज़ें, सारी सीनरी वगैरह बनाया करता था। ठीक,
तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको एक बार बोल रखा था कि देखो भाई, उम्र हो गई अब हमारी, ठीक है, कोई अच्छी दिखी तो बता देना। तो अच्छा, दूसरी बार ये जब आता है पेंटर, जो कलाकार आता है, तो दरबार में चला जाता है। तो अपना इसका पेंटर का भी बहुत बड़ा जलवा रहता है अपना पूरे दरबार में। जलवा क्या है कि इसे लड़कियां बड़ा प्रसन्न रहती थी कि भाई ये देखो, ये चित्र है, वो चित्र है, मतलब लड़कियां इसको बहुत जानती थी। दूसरी बार दरबार में आता है तो पेंटर एक चित्र लेकर के आता है, वो चित्र बीच में दबाया रहता है। तो अपना ये जो राजा साहब है पृथ्वीराज चौहान, कहते कि ऐसा है कि चित्र वो दिखाने लगता है, तो दो तीन चित्र दिखाता है, तो कहता है कि रुको रुको जरा, जो मेन चीज वो दिखाओ, जो तुम्हें बोला था दिखाने के लिए वो दिखाओ। तब एक लड़की का चित्र निकालता है जिसपे भाई लट्टू हो गए महाराज, लट्टू हो गए। तो अब मामला आगे बढ़ता है, कहता है वैसा बात कराओ। बात कराने की बारी आती है, तब थोड़ी सी ये बात आगे बढ़ती है। तो अब यही पेंटर साहब इनका एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा चित्र एकदम भौकाल वाला बनाएंगे, ठीक है। भौकाल वाला बनाने के बाद चित्र इसको पहुंचाएंगे संयोजिता के दरबार में या उसके घर पर। तब कहता अब दिखाया तो दिखाया कैसे संयोजिता को, पहुंच तो गए लेकिन भाई दिखाएं कैसे, डायरेक्ट तो दिखा नहीं सकते। तो अच्छा, उनकी जो सहेलियां थी, सहेलियों को टारगेट बनाते और सहेलियों से बोलते उनके कि देखो भाई एक बड़ा बढ़िया चित्र आया हुआ है। उनकी सहेलियों को अपनी बातों में फुसला लेते हैं और सहेलियां चल देती संयोजिता के पास। और संयोजिता के जाने के बाद उनको बहुत ही उड़ा बढ़ा करके बातें बताती कि भाई एक राजा आया है, बहुत बढ़िया सा है, बहुत ही एरो सैरो, मतलब बहुत ही हैंडसम है, बोल सकते हैं स्मार्ट है, इस तरीके का। संयोजिता भी अब मन तो बनी गया था, पहुंचती है अपना सहेलियों को लेकर के, अपना ठिठोलियाँ निकल रही थी। अब सहेलियाँ पहुंच गई हैं, अब फिर वहीं पे लगती चिड़िया मोर दिखाने, कहते वो भी बोलती वही बात, रुको रुको जरा, जो दिखाना वो दिखाओ जो हम यहाँ देखने आए। तब भैया दोनों तरफ दोनों लोग एक दूसरे का चित्र देख लिए। आज तो भाई वीडियो कॉल है, खैर उस टाइम वीडियो कॉल हुआ नहीं करता, तो लोग इस प्रकार से एक दूसरे का चित्र देखें। अब यहाँ से दोनों का मिलन होने का सिलसिला चालू होगा। तब यहाँ पे ये जो बिचौलिया बनेगा, पेंटर बनेगा, दोनों को मिलाने का काम करेगा। अब इसी मिलाने के काम में ही जो संयोजिता को होता है प्रेम पृथ्वीराज चौहान से। अब इसी के दूसरे तराइन के दूसरे युद्ध में इसका बदला लेगा इसका भाई। क्यों? क्योंकि प्रथम युद्ध के दौरान ही पृथ्वीराज चौहान ने संयोजिता को लेता है, उठा के चल देता है, सैनिक के रूप में वहां आता है और वरमाला चलता रहता है। उसी टाइम उसको उठाता है, वहां से लेकर के चल देता है। इसी बदनामी का बदला लेने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गोरी को देता है न्योता, कह सकते हो मोहम्मद गोरी को देता है न्योता, ठीक है। मोहम्मद नहीं, इसको मुहम्मद करो। मोहम्मद गौरी को देता है भाई न्योता, देखो ये है पैसा वगैरह, ये है देखो तुम इसको मारो, हम तुम्हारा सहयोग देने आएंगे, साथ देने आएंगे। चौथे तराइन की युद्ध में आता है लड़ने के लिए, लेकिन ये तो जान ही रहा था पृथ्वीराज चौहान से तो हार जाएगा, युद्ध में पहुंचता ही नहीं। कौन? जयचंद युद्ध में पहुंचता ही नहीं, इसका भी बदला लेगा। यहां पे तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड को ये क्या करता है? हरा देता है। यहां पर भी इन्हीं लोगों के बीच में रहता है। तो यहां पे पृथ्वीराज चौहान जो है इस बात को भी ध्यान देना, पृथ्वीराज चौहान ये थर्ड है, ठीक। ये क्या करता है? यहां से हार जाता है युद्ध। अब चौथे के बाद एक पांचवा युद्ध होगा, पांचवा युद्ध होगा। अब पांचवें युद्ध में ये जयचंद को हराएगा और पांचवा युद्ध होगा चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध होगा जिसमें ये किसको हराएगा? जयचंद को हराएगा। पांचवा युद्ध जो होगा वह होगा 1194 एडी, ठीक। ये कहां होगा? इसको बोला गया चंद्रावर का युद्ध। ये आया 1194 एडी में चंद्रावर का युद्ध हुआ। अब यहां से ये किसको हराया? जयचंद को। किसको हराएगा? जयचंद को। यहां से ये जयचंद को क्या किया? हराया।
फाइनली इसने अपना दोनों जगह बदला लिया, यहाँ से पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान कराता है। इसने वादा कर रखा था कि भाई देखो तुम अटैक करो, हम आएंगे तुम्हारा सहयोग देने के लिए, और यहाँ से ये नहीं सहयोग करता और ये फाइनली यहाँ पे भी मारा जाता है, इसको यहाँ पे जयचंद्र को भी मार देता है, ठीक। और इसके बाद ये अपने घर वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद जब ये 1206 ईस्वी में भारत आया, कब आया? बारह सौ छः ईस्वी में भारत आया और मारा गया। इसकी यहां पे हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है, और हत्या जो माना जाता है कि ये गुलाम वंश के ही लोगों ने इसकी हत्या की हुई थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक। और यही बात बोला जाता है। तो इसके बाद की जो टॉपिक हमारी शुरू होगी, वह शुरू होगी टॉपिक हमारी पार्ट 2 में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होगा 15 मई 2024 CUT। इस तारीख को याद रखना, 15 मई 2024 CUT, ठीक है। लेकिन 13 मई को हमारा जो ये सिलेबस है इतिहास का खत्म होगा, इतिहास होगा, जियोग्राफी होगा, जो भी होगा, ये सारी सिलेबस हमारी क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन 14 मई को हमारी मैराथन की कक्षा होगी, जिसमें आप सभी आइएगा। मैराथन के क्लासेस में क्या होगा, टोटली जितने पढ़ाए गए इनसे भी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्लियर है? तो क्लास ज्वाइन करना मत भूलना। हाँ, इस बात को अरविंदा एजुकेशन ट्यूटोरियल पे से पूरे आपको वह दिया जा रहा है, होप दिया जाता है, आशा दी जाती है कि आप यहाँ से जो पढ़ेंगे वो आपके पेपर में 100% आएंगे। आपके पेपर इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करो और अपने CUT को आगे बढ़ाओ। भाई CUT की एग्जाम दोगे, नंबर अच्छा आता है, अच्छे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना। इसी के साथ हम अपने वीडियो खत्म करते हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।